एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे जो जूलॉजी का SEC है, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जिसमें कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुआ पालन करना या केचुआ संवर्धन करना, जबकि वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है केचुआ खाद बनाना। ठीक है, इस टॉपिक में हमारा जो आगे प्रोसेस चलेगा, आज का जो टॉपिक चलेगा वह है रोल ऑफ अर्थ वॉर्म एंड वर्मी कंपोस्ट इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट के ग्रोथ में केचुआ का और केचुए के खाद का क्या रोल है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रोल ऑफ अर्थवॉर्म एंड वर्मी कंपोस्ट इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये जो दिख रहा है ये वर्मी कंपोस्ट है, जबकि ये जो दिख रहा है ये अर्थवॉर्म है। ठीक, तो वर्मी कंपोस्ट और अर्थवॉर्म का किसी प्लांट के डेवलपमेंट में क्या रोल है, देखते हैं। रोल ऑफ अर्थवॉर्म इन सॉइल एंड प्लांट। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थवॉर्म का क्या रोल है मिट्टी में और प्लांट के लिए। तो सबसे पहला कमेंट देखिए, सॉइल एरिएशन एंड स्ट्रक्चर। यदि किसी मिट्टी में कोई अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म अगर है तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए ये अर्थवॉर्म कैसे होल बना के नीचे, देखिए तो मिट्टी में ये होल बना करके आप पढ़े होंगे। तीन प्रकार के अर्थवॉर्म होते थे। एपिजोइक जो सॉइल के ऊपरी सरफेस पे पाया जाता है, एंडोजोइक जो अंदर वाले सरफेस पर हॉरिजॉन्टली अपना टनल बना करके बिल बना के पाया जाता है, जबकि एनेजिक जो वर्टिकली किसी मिट्टी में इस प्रकार से बिल बना के पाया जाता है। तीन प्रकार के अर्थवॉर्म थे। तो अर्थवॉर्म कहीं पर है, इसका मतलब मिट्टी में बिल तो बनेगा ही, टनल तो बनेगा ही, छेद तो बनेगा ही। छेद बनेगा तो इन्वायरमेंटल एयर यानी कि ऑक्सीजन तो अंदर जाएगा ही, पानी भी अंदर जाएगा। इसका मतलब एरिएशन भी होगा और साथ ही साथ वाटर का इनफिल्ट्रेशन भी होगा। देखते हैं सबसे पहला कमेंट कि बोरोइंग क्रिएट्स टनल। बोरोइंग मतलब जब ये बिल बनाते हैं अंदर मिट्टी के अंदर, तो उससे क्या बन जाती है, छेद बन जाती है। इंप्रूविंग सॉइल पोरोसिटी, इसकी वजह से मिट्टी में मैक्रोपोर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। ड्रेनेज यानी कि पानी अब उस छिद्र के रास्ते से अंदर घुसेगी और नमी बरकरार रखेगी। एंड एरिएशन, एयर भी जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगा। प्रिवेंटिंग कंपेक्शन, अगर किसी जगह पर किसी मिट्टी में केचुआ है तो वहां की मिट्टी में पोर पाई जाएगी, पोरस हो जाएगी, स्पंज जैसे हो जाएगी, कंपैक्ट नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, इस बीच में देखिए डायग्राम में कि यदि मान लीजिए किसी प्रकार के यहाँ पर केचुआ नहीं है तो ये कंपैक्ट सॉइल होगी, जबकि यहाँ पर अगर केचुआ है तो वो पोरस सॉइल हो जाएगी। और पोरस सॉइल जो है उसमें एयर और वाटर अच्छे से सर्कुलेट होती है, इसीलिए यहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं आप लोग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। पिछले क्लास में हमने बात किया था, आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को देख सकते हैं, क्या था उसमें देखिए। ऐसे फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। चलिए हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए हम पिछले क्लास को देख लेते हैं। ये देखिए कि किसी पेड़ पौधे का कोई पत्ता गिरा, जिसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हो आप, इसको केचुए ने खाया, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में लिया, आहार नाल में मल के रूप में निकाला, जिसमें न्यूट्रिएंट थे। कौन कौन? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ठीक, इस नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस को फिर प्लांट के रूट ने एब्जॉर्ब किया, फिर प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लग गया। फिर जब एक समय आया, फिर पत्ती फिर गिर गई, फिर वही रिपीट होगा, केचुआ उसको खाएगा मल के द्वारा, फिर न्यूट्रिएंट रिच वर्मी कास्ट बनाएगा। ये न्यूट्रिएंट का साइकिल इस प्रकार से चलता रहेगा। इन्वायरमेंट से केचुए में, केचुए से फिर पौधे में, पौधे से फिर इन्वायरमेंट में, फिर केचुए में, ये चलता रहेगा। इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। देखिए, तो दे मिक्स ऑर्गेनिक मैटर and bring nutrient from deeper soil layer to the surface, making them available to plants। बोल क्या रहा है देखिए इसमें कि जब भी न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है
तो उस समय ये जो केचुआ वगैरह होते हैं, जो ऊपर के केचुए हैं, वो तो ऊपर वाले जो लेयर में जो पौधे वौधे के पत्ते वत्ते होंगे उनको खाएंगे और मल निकालेंगे। लेकिन जो अंदर वाले केचुए होंगे, अंदर जितना भी मिट्टी होती है उनको खाते हैं। मिट्टी में यदि कोई मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट है, उसको खाएंगे। खाते तो हैं, ठीक है, लेकिन मल करने के लिए, मल निकालने के लिए वो ऊपरी सरफेस पे आते हैं, बाहरी सतह पे आते हैं। और बाहरी सतह पे मल जब त्यागते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भी बाहर निकलते हैं। तो कहने का मतलब अंदर की लेयर में जो केचुए हैं, अंदर के न्यूट्रिएंट्स को वो बाहर निकाल रहे हैं ताकि पौधे के जड़ों तक वो पहुंच पाए, पौधे अच्छे से ग्रोथ कर पाए। ठीक है, तो प्लांट के लिए अंदर की न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल के उनको अवेलेबल कराते हैं। अगला हमारे पास है माइक्रोबियल एक्टिविटी। देयर गट्स होस्ट बेनिफिशियल microbes that enhance nutrient breakdown and fixation like nitrogen। कि जो केचुए होते हैं, केचुए के जो आहार नाल होते हैं, उस आहार नाल में भी कुछ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं। ये भी क्या कहते हैं, डिकम्पोज करने में मदद करते हैं और खासकर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में मदद करते हैं ताकि मल के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम निकल पाए। कहने का मतलब कि ये जो अर्थवार्म होते हैं, अर्थवार्म के आहार नाल में कुछ माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस डायग्राम में हम अगर देख पाए तो देख लीजिए कि ये जितना भी प्रकार के अर्थवार्म थे, इन्होंने अपना मल त्यागने के बाद जो भी खाद बनाया, उस खाद से क्या हुआ देखिए तो इकोसिस्टम फंक्शन प्लांट के लिए क्या हुआ, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हुआ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के लिए भी हुआ। सिग्नल मॉलिक्यूल भी ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना, प्लांट ग्रोथ भी करवाते हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल के रूप में AIA और ह्यूमिक एसिड, ये सब बनाते हैं किसमें, प्लांट के बॉडी में। जैसे देखिए मैं क्या बोला था कि अर्थवार्म है तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो भी अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जिससे जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जल्दी से सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और ह्यूमस बन जाते हैं। अभी हमने देखा अर्थवार्म का रोल सॉइल में और प्लांट में। अभी हम देखेंगे रोल ऑफ वर्मी कंपोस्ट, वर्मी खाद का, केचुए के खाद का रोल, वर्म कास्टिंग जिसको कहते हो आप, उनका रोल देखेंगे। देख लीजिए, ये देखिए आप, ये खाद दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये कृमि का खाद है, केचुए का खाद है। न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर, मैं पहले बोल चुका हूं कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। चलिए, कंटेन रीडली अवेलेबल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। यहां पर NPK का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और K का मतलब है पोटेशियम। ऐसे ये लैटिन वर्ड है, यहाँ पर K का मतलब कैलियम होता है ना, याद रखना है इसको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं एंड ह्यूमस, ह्यूमस भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक्टिंग एज अ बैलेंस्ड स्लो रिलीज फूड सोर्स। कहने का मतलब क्या है कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है, केचुए का खाद है, इसको जब किसी पौधे को देते हैं तो ये स्लो रिलीज फूड सोर्स है। यहाँ से न्यूट्रिएंट को धीरे धीरे करके छोड़ता है ताकि पौधे स्लोली स्लोली आराम से यहाँ पर न्यूट्रिएंट लेकर के अपनी ग्रोथ को बैलेंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दी दे देगा तो जल्दी प्लांट बढ़ जाएगा, नहीं, यहाँ से धीरे धीरे स्लो रिलीज होता है, प्लांट धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व करते हैं और ग्रोथ करने लगते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। इन खाद में, केचुए के खाद में कुछ ग्रोथ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कंटेन ऑक्सीन। और ऑक्सीन का काम क्या है, रूट और शूट यानी कि जड़ और तने में वृद्धि करना, ठीक है। तो कंटेन ऑक्सीन एंड अदर रेगुलेटर्स दैट प्रमोट विगोरस रूट एंड शूट ग्रोथ। खासकर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के अलावा और भी
ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं केचुए की खाद में, जो प्लांट की रूट और शूट को, है ना, रूट और शूट को यानी कि जड़ और तने को ग्रोथ कराने में मदद करते हैं। अगला है डिजीज सप्रेशन। भाई इस केचुए की खाद में कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो प्लांट को किसी प्रकार की डिजीज होने नहीं देते, डिजीज से अफेक्टेड नहीं होने देते। ये देखिए, एड्स बेनिफिशियल माइक्रोब्स दैट हेल्प प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम पेस्ट डिजीज एंड नेमेटोड। इस केचुए के खाद में कुछ स्पेशल प्रकार के माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट के ऊपर जो पेस्ट लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं, कीड़े लगने से बचाते हैं, प्लांट को किसी प्रकार की डिजीज से बचाते हैं, प्लांट के ऊपर में कोई कृमि ना लग जाए उससे बचाते हैं। ठीक है, अगला देखें, इंप्रूव सॉइल प्रॉपर्टीज। भाई जब भी हम केचुए के खाद डालते हैं किसी पौधे के नीचे, तो क्या करता है देखिए, इंक्रीज वाटर रिटेंशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जैसे ही डाल देते हैं ना, यहाँ पर पानी की धारण क्षमता, मतलब जब भी पानी डालोगे पानी ज्यादा देर तक यहाँ पर टिकेगा, नमी बने रहेगा, और साथ ही साथ ये खाद बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट रिच रहता है, इसलिए न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन यानी कि प्लस आयन के एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ा देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये बोलूं कि केचुआ खाद जो होता है वो पानी की नमी को बनाए रखता है, प्लांट के एब्जॉर्प्शन क्षमता, खासकर प्लस आयन, ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, प्लस आयन की एब्जॉर्प्शन क्षमता को बढ़ा देता है, बोला है ऑफ द सॉयल। ठीक है, मिट्टी में ये सब जब केचुआ का खाद जाता है तो मिट्टी की पूरी तरीके से प्रॉपर्टीज बहुत ही हाई हो जाता है। अगला है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन मतलब क्या होता है, किसी जीव का उपयोग करके किसी प्रदूषित वाले एरिया को साफ करोगे तो वो बायो रेमेडिएशन कहलाता है। तो किसी प्रदूषित मिट्टी को ठीक करने के लिए, जैसे किसी मिट्टी में कोई हर्बिसाइड, कोई पेस्टिसाइड या किसी प्रकार का ऑयल या कोई हैवी मेटल वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में है जिससे वहां की मिट्टी प्रदूषित हो गई है, उसको ठीक करना है, तो वहां पर क्या डाला जाए, वर्मी कंपोस्ट डाल दिया जाए, तो वो कुछ हद तक बहुत ही बेहतर तरीके से वहां पर ठीक हो जाता है, वो मिट्टी की टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। तो हेल्प ब्रेक डाउन सर्टेन हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड क्लीनिंग द सॉइल। ठीक है, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड मतलब खरपतवार को मारने के लिए जो दवाई छिड़के थे वो, और पेस्टिसाइड मतलब जो आपके खेतों में कीड़े लग गए थे उनको मारने के लिए जो दवाई छिड़के थे, वो सब मिट्टी में तो है ना, उनको ठीक करने के लिए आप यदि केचुआ खाद का छिड़काव करते हो तो वो सब कुछ हद तक उनकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक डायग्राम ध्यान से देखिए आप लोग कि यदि हम वर्मी कंपोस्ट देते हैं या वर्मी टी देते हैं, टी मतलब यहां पर भी वही सभी न्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, वर्मी कंपोस्ट जो होता है। ये जब देते हैं किसी पौधे को तो देखिए बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक्टिव हो जाते हैं। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एक्टिव होते हैं दो काम करते हैं, पहला तो मेटाबोलाइट्स बनाते हैं जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट हाई हो जाती है। दूसरा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को एक्टिव कर देते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज मतलब जो ऑक्सीजन के रेडिकल हैं, ऑक्सो रेडिकल जिसको कहते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर कैल्शियम 2+ आयन का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है, ज्यादा मात्रा में कैटायन एब्जॉर्ब होते हैं, अभी बोला था मैं। कैलोज का डिपोजिशन होता है। इन सब की वजह से प्लांट की इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस, ISR जिसको कहते हैं हम लोग, इसको ISR इंड्यूस्ड सिस्टमिक रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा अटैक करता है, कोई पैथोजन अटैक करता है प्लांट को, तो ये प्लांट अपने बॉडी में उसके अगेंस्ट हथियार तैयार करके रखा होता है। तो यदि आप खाद डालते हो, केचुआ खाद डालते हो, तो प्लांट का बॉडी पैथोजन के लिए तैयार हो चुका है कि यदि पैथोजन उसके ऊपर अटैक करता है तो पैथोजन का असर इसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ डिजीज सप्रेशन। डिजीज को रोकने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है, जो खाद, ये वर्मी खाद
केचुआ का खाद करता है? पहला तो कंपटीशन। कंपटीशन मतलब क्या कि जैसे ही वर्मी कंपोस्ट डालोगे, आसपास जो पौधे होंगे जिनको वर्मी कंपोस्ट नहीं मिला है, केचुआ का खाद नहीं मिला है, उनकी तुलना में ये ज्यादा ग्रोथ करेगा। अगर दोनों में कंपटीशन होगा तो जिसको केचुआ का खाद मिला होगा वो ज्यादा स्पीड से ग्रो करेगा। दूसरा एंटीबायोसिस, ये एंटीबायोटिक यहाँ पर बनेंगे क्योंकि माइक्रोब्स भी ग्रो होते हैं, बैक्टीरिया भी ग्रो होते हैं और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाते हैं। ठीक है, जब भी केचुआ का खाद डालते हो तो उस मिट्टी में माइक्रोब्स भी एक्टिव होते हैं, बैक्टीरिया फंगस एक्टिव होते हैं। अगर बैक्टीरिया एक्टिव हो रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स भी वहां पर बन रहे होंगे, जो पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक। अगला हाइपर पैरासिटिज्म, यदि कोई पैथोजन पैरासाइट की तरह आके काम कर रहा है किसी पौधे के ऊपर, पौधे के पत्तों को साफ करके खा दे रहा है, तो यदि उनको केचुआ खाद देते हो तो वो पैरासिटिज्म भी नहीं होगा। पैरासिटिज्म नहीं होगा यानी कि पौधा अपने आप को ऐसा डेवलप कर लेगा कि वो पैरासाइट इसके ऊपर बैठ नहीं पाएगा। ठीक। अगला इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस, आईएसआर, जिसको मैं पहले ही बोल चुका हूं। जब आईएसआर हो जाता है किसी प्लांट के ऊपर में, तो ये प्लांट आसपास वाले प्लांट को भी इंड्यूस करता है आईएसआर बनने के लिए। ठीक है ना, मतलब अगर ये सशक्त हो गया ये प्लांट, तो आसपास के प्लांट को भी सशक्त करता है, अपना कुछ केमिकल निकाल करके आसपास के प्लांट को भी एक्टिव कर देता है, अलर्ट कर देता है। तो ये था वर्मी कंपोस्ट का प्लांट के ऊपर में रोल। ओवरऑल इंपैक्ट ऑन प्लांट, अगर एक साथ देखते हैं कि प्लांट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वर्मी कंपोस्ट का, देखिए फास्टर सीड जर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग सीडलिंग। भाई यदि हम एक बीज को सामान्य मिट्टी में उगाते हैं और एक बीज को मिट्टी प्लस केचुए के खाद डाल के उगाते हैं तो वो जल्दी उगेगा, जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, तो फास्टर ग्रो करेगा, ऐसे देखिए ये फास्टर ग्रो करेगा, फास्टर सीड जर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्गर सीडलिंग, बहुत जल्दी से जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा। इनहांस रूट डेवलपमेंट एंड ओवरऑल प्लांट विगर। अब अगर आप केचुआ का खाद डालते हो तो रूट भी बहुत बेहतर तरीके से डेवलप होगा। देखिए आप, ये देखिए कितना रूट कितना जबरदस्त डेवलप हो रहा है। अगला देखिए हायर क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। अगर आप केचुआ खाद डाल करके खेती करते हो तो आपकी खेती की क्वालिटी भी बढ़ेगी, है ना, उसकी पोषक जो क्षमता है वो बेहतर रहेगा और साथ ही साथ हाई प्रोडक्टिविटी भी होगी, बहुत ज्यादा उत्पादन भी होगा। रिड्यूस्ड नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर, यदि आप केचुआ खाद का इस्तेमाल करते हो, बायोजेनिक क्रॉपिंग करते हो, जिसको जैविक खेती कहते हैं आप, यदि आप जैविक खेती करते हो, केचुए की खाद का इस्तेमाल करते हो, तो केमिकल फर्टिलाइजर देना कम पड़ जाएगा, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना कम हो जाएगा, जिससे कि हमारे हेल्थ के लिए बेहतर है। यदि हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटास ये सब छिड़काव करते हैं यदि खेतों में, तो उसका असर कहीं ना कहीं प्लांट पे रहता है। जब उसी प्लांट का हम उपभोग करते हैं, उसको खाते हैं, तो वो अमोनिया, नाइट्रोजन ये सब हमारे बॉडी में भी आता है, हमारे बॉडी की किसी न किसी पार्ट को, खासकर हार्ट, किडनी को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो यदि बायोटिक क्रॉपिंग की जाती है, जैविक खेती किया जाता है, तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो रिड्यूस्ड नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर, यदि हम जैविक खेती करते हैं, केचुए के खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर की यूज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड की भी यूज कम हो जाएगी। प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और यदि हम इस प्रकार के बायोटिक क्रॉपिंग या जैविक खेती करते हैं तो उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता लगातार आने वाले समय के लिए भी बनी रहेगी। यदि हम अमोनिया, यूरिया, पोटास, सल्फर ये सब का छिड़काव कर देते हैं, तो वहां पर जो केचुआ रहते हैं केचुआ मर जाते हैं, तो मिट्टी क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, एरिएशन नहीं हो पाता। केचुआ नहीं रहते तो कॉम्पैक्ट हो जाती है, एरिएशन नहीं हो पाता, वाटर अंदर जा नहीं पाता, तो वो जमीन धीरे धीरे क्या हो जाती है, अनपुजाऊ हो जाती है और वो एक तरीके से वीरान हो जाता है। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या था, रोल ऑफ अर्थवर्म एंड वर्मी कंपोस्ट इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट के ग्रोथ में केचुआ और केचुए के खाद का क्या महत्व था। हमारा वीडियो आपको कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताएं।
और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।